हेलो एवरीवन, आई ब्रगू वुड लाइक टू वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इंग्लिश। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले कुछ सेशन से हम लोग प्रोनाउन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की और किस तरह इसका यूज़ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं, स्पेसिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ एरर डिटेक्शन में या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू सर हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की, राइट। उसी कैटेगरी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में हम कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सर्टेन सेंटेंसेस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपको स्पेशली हु या हुम में से एक को चुनना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि हु आना है या हुम आना है, राइट। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला सेंटेंस, द टीचर स्कॉल्डेड जॉन ब्लैंक ही फाउंड वाज अ लायर। अगर आपको याद हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि हु सब्जेक्टिव फॉर्म है, हुम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, राइट। तो फटाफट से बताइए हु या हुम, जल्दी से आंसर आना चाहिए सब लोगों का। तो दिमाग लगाने वाली बात, वर्ब स्कॉल्डेड, इसका जॉन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, राइट। बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। आगे हम आए तो एक अनदर सब्जेक्ट मिल गया, इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी है फाउंड, राइट। आगे बढ़े तो वॉज आ गया, वॉज केवल क्या है, वर्ब, लेकिन इस वॉज का सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान देंगे, स्कॉल्डेड के लिए जॉन ऑब्जेक्ट है, फाउंड के लिए जॉन ऑब्जेक्ट है, लेकिन वॉज के लिए जॉन क्या है, बिल्कुल सही जवाब, सब्जेक्ट। और आगे लायर की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस वॉज को सब्जेक्ट की जरूरत है, तो इस वॉज के लिए जॉन सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, हु। फटाफट से आंसर आना चाहिए, राइट। हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, हु से पहले जो आ रहा है वो उसका एंटीसीडेंट, राइट। आगे एंटीसीडेंट काम कर रहा है, हम वॉज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट हुआ। अब इस फाउंड के लिए सब्जेक्ट तो ही हो गया, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, होम नहीं आएगा, हु आएगा। अगला देखते हैं क्या होगा, रोहन विश्ड हिम। देखिए फिर से विश्ड वर्ब है और इस वर्ब का हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट। हम आगे बढ़े, ब्लैंक आया, हमें एक सब्जेक्ट मिल गया ही, थॉट वर्ब आया ना। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहे हैं। आगे फिर से वॉज एक वर्ब मिली, लेकिन उससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, और इस वॉज का सब्जेक्ट कौन हुआ, हिम। अब देखिए कंफ्यूजन शुरू होता है, सर हिम कैसे सब्जेक्ट हुआ। देखिए हिम इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए तो ये ही का फॉर्म है, और फिर से वॉज के लिए जब ये सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्टिव फॉर्म को रिलेट करने यहाँ भी क्या आएगा, हु। विशेषकर ध्यान दीजिए, समझने का कॉन्सेप्ट है, सीधी सीधी बात, कुछ नहीं है। अगला एग्जाम्पल, मिस्टर दास हेल्प द मैन। मिस्टर दास ने हेल्प की व्यक्ति की, तो हेल्प के लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, राइट। आगे बढ़े हम लोग, राजेश स्कॉल्डेड। अब जिसे राजेश ने डांटा, अब ध्यान दीजिए आगे ये व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इस वर्ब का मैन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो हूँ। बिल्कुल सही जवाब। कॉन्सेप्ट सीधा हम लोगों को सेंटेंस में ही मिल रहा है, हमें कुछ रटना नहीं है, सीखना है, राइट। अगले सेंटेंस पर आते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, रजनीकांत, रजनीकांत सर का नाम, रजनीकांत किल्ड ब्लैंक डिसरिस्पेक्टेड हिज ब्रदर। फटाफट बताइए हु या हूँ। तो देखिए मैं आपका विशेषकर ध्यान लेकर वापस जाना चाहूँगा पहले तीन सेंटेंस पर। हु का एंटीसीडेंट जॉन, हु का एंटीसीडेंट हिम, हुम का एंटीसीडेंट मैन। अब आप यहाँ हु या हुम जो लिखना चाहें, लेकिन उसका एंटीसीडेंट बताइए क्या होगा। रजनीकांत किल्ड किसे, क्या व्यक्ति दो दिया है यहाँ, बिल्कुल नहीं, यानी एब्सेंस ऑफ एंटीसीडेंट इज इन द सेंटेंस। There is an absence of antecedent in the sentence, और वो एक व्यक्ति के रूप में, हाँ या ना, आगे वाले स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। तो देखिए अब डिसरिस्पेक्टेड को तो सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हु तो आएगा, लेकिन ये नहीं पता कौन है वो, तो बस उसके लिए हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, एवर, और सेंटेंस में क्या बन गया, हुएवर। यानी जब एंटीसीडेंट नहीं दिया हो तो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सन को डिनोट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हुएवर, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हुमेवर, राइट। ध्यान देंगे, मिसेस स्मिथ हैज थैंक्ड, किसे धन्यवाद दिया, दिया है,
यानी फिर से क्या नहीं है, एंटीसीडेंट, और सपोर्ट करने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हु, और एंटीसीडेंट नहीं है तो एवर। आई होप यू पीपल हैव गॉट व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझने की बात है और कुछ नहीं, राइट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया, तो वीडियो को पॉज करके नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल। मैं एरेज करता हूँ और आई के सेशन पर आगे बढ़ता हूँ, राइट। 2-3 छोटी मोटी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ज़रा समझ लेते हैं फटाफट से। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा आइदर नाइदर, मुझे लगता है कि मैं बता चुका हूँ। आइदर, राइट, है ना, नाइदर। वहीं अगर मैं बोलूँ एनी और ना, है ना, ऑफ सिलेक्शन के लिए दोनों में, यहाँ भी ऑफ और यहाँ भी ऑफ। सीधी बात, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इनका यूज़ हम कब करेंगे, जब दो चीज़ों की बात हो, दो लोगों की बात हो, और दो से अधिक चीज़ों की बात हो या लोगों की बात हो तो किसका यूज़ करोगे आप, एनी ऑफ या नन ऑफ का। जैसे नन ऑफ द वर्कर्स, लेकिन मुझे बोलना है आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, तो दो की बात हो रही है तो क्या यूज़ किया, आइदर, राइट। अच्छा, आइदर ऑफ सिंगुलर या प्लूरल, तो बता चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये सिंगुलर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। अब स्टूडेंट्स में से एक ही चुना जाएगा तो इसीलिए वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर, राइट। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट की बात है, बस ध्यान रखिएगा जिससे आपको ध्यान रहे। तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जनरली फॉर 2, और एनी ऑफ या नन ऑफ मोर देन 2, राइट। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, इरेज कर दूं मैं इस कॉन्सेप्ट। चीज़ों को बस समझते जाइए, कोई इशू नहीं आएगा, आगे भी कभी नहीं आएगा, और आप इसको भूलोगे भी नहीं, राइट। मैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा लेकिन एग्जाम्पल से, राइट। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ सीधे, राइट। पहले एक वर्ड ज़रा देख लेते हैं, क्या लिखा है, पढ़िए। बट, बट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए, बट के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एक तो बट क्या है आपका, कंजंक्शन। एक बट क्या है आपका, प्रेपोजिशन, राइट। और क्या हो सकता है बट, इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है, बट एक प्रोनाउन भी है, बट एडवर्ब भी है, और हर वर्ड नाउन तो होता ही है, राइट। अभी मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशन, आपको याद हो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में ये बात बोली थी कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो प्रोनाउन किस फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्टिव। तो हम ये ध्यान रखें कि जब प्रेपोजिशन का काम करता है बट, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्ट, यानी को छोड़कर, राइट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में भी ये कौन सा प्रोनाउन का काम करता है, रिलेटिव। कब करता है, ध्यान देंगे, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने बोला देयर इज नो ह्यूमन बीइंग, राइट, हु डज नॉट हैव प्रॉब्लम्स। तो देखिए, ये मॉडर्न इंग्लिश है, बोलचाल की, लिखने की भाषा। विलियम शेक्सपियर सर ने इसका यूज़ काफ़ी किया है अपने लेखों में। आपको एग्जाम्पल भी देखने मिलेंगे कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे यू विल फाइंड। उन्होंने कहा स्पेशली कि हम बट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह तब यूज़ करें जब ये इससे पहले आने वाला स्टेटमेंट अपने आप में नेगेटिव हो, और जब नेगेटिव आ गया तो देखिए एक्सेप्ट माने को छोड़कर वैसे ही नेगेटिव सेंस देता ही है। तो आगे जो आपने हु लिखा है और नॉट लिखा है, इसकी जगह आप सीधे बस क्या लिख दीजिए, बट, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग बट हैज प्रॉब्लम्स, खत्म बात, दैट्स इट। यानी आपने हु और नॉट की जगह क्या यूज़ कर दिया, बट, नेगेटिव सेंसेस की। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा,
क्योंकि बहुत कम ही बुक्स में आपको ये देखने मिलेगा, समझाते ही नहीं है कुछ लोग तो, है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे फिर वो विच नॉट आए, दैट नॉट आए, हु नॉट आए, हुम नॉट आए, कुछ भी है, उसके लिए हमने किसका यूज़ किया, बट का। और ये बट यहाँ क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़े हम लोग, चलिए इरेज कर दूँ मैं, नोट कर लीजिएगा ध्यान रखने के लिए, राइट। चलिए भाई, एक क्लास कॉन्सेप्ट पर आते हैं, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, 2 सेंटेंस मैंने लिखा, आई सॉ अ मैन, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, इन द ट्रेन हु हैड एन आईफोन। फटाफट से सेंटेंस पढ़ के बताइए और इसमें बताइए गलती क्या लग रही है या सही है। आई सॉ अ मैन इन द ट्रेन हु हैड एन आईफोन। पहला क्वेश्चन इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, बिल्कुल सही जवाब, हु, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, आईफोन ट्रेन के पास है या मैन के पास, जल्दी से बताइए। आईफोन मैन के पास है या ट्रेन के पास। तो देखिए सेंटेंस में मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को, जो उससे कहाँ आता है जस्ट पहले। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो हु किसको रिलेट कर रहा है, ट्रेन को। क्या पॉसिबल है, पहले तो हु ट्रेन के लिए आएगा नहीं। और आईफोन ट्रेन के पास है या मैन के पास, बिल्कुल मैन के पास। तो देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है। क्या होना चाहिए, आई सॉ अ मैन who had an iPhone in the train। इसका सीधा मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट, क्या कहा ध्यान दीजिए, मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट जहाँ तक पॉसिबल है एक साथ लिखे जाने चाहिए, दूर दूर से उनका मीनिंग ही गलत हो जाए, राइट। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही, ये गलत। इसी सेंटेंस को आगे एक एग्जांपल से और समझाता हूँ मैं, लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा, आई हैव रेड टैगोर्स पोएट्री, राइट, हु वॉज अ great poet of बंगाल। फटाफट से जवाब आना चाहिए, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। सेंटेंस देखिएगा, आई हैव रेड टैगोर्स पोइट्री, मैंने टैगोर की कविताएं पढ़ी हैं, काव्य संग्रह पढ़ा है। हु वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। अब पोइट पोइट्री की बात कर रहा है टैगोर की, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, यानी एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, राइट। तो सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए सेंटेंस पर। मैंने लिखा, आई हैव रेड, बिल्कुल कुछ लोग जवाब सही दे रहे हैं, द पोइट्री ऑफ टैगोर। अब देखिए, अब यहाँ क्या आ गया, टैगोर। अब हम आगे लिख सकते हैं, हु वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। अब हु किसको रिलेट कर रहा है, टैगोर जी को। आई होप यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। यानी रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट एक साथ लिखे जाने चाहिए, दूर होंगे तो उसका मीनिंग गलत हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखता, आई हैव रेड टैगोर्स पोएट्री which was very pleasant। ज़रा बताइए सेंटेंस सही है गलत। आई हैव रेड टैगोर्स पोइट्री विच वॉज वेरी प्लेजेंट। अब प्लेजेंट क्या है, टैगोर या पोइट्री, बिल्कुल सही, यानी प्लेजेंट क्या है, पोइट्री। यानी यहाँ हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, विच किसको रिलेट कर रहा है, पोइट्री को, सही। यानी रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट एकदम सही।
आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ आया हो, राइट। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।